Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. In the last video, we started the topic separating the components of a mixture, जिसमें हम लोगों ने components को कैसे करके separate किया जाता है इसके methods देखे थे, ठीक है. सेंट्रीफ्यूगेशन, इवापोरेशन, देन सब्लिमेशन एंड सेपरेटिंग फनल्स को यूज़ करके हम कैसे करके सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, ये सब चीज़ें हमने देखी थी. आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रोमेटोग्राफी. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहले मेथड्स का हम प्रिंसिपल देखेंगे, देन उसकी वर्किंग एंड देन देयर एप्लीकेशंस. तो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी में हम देखते हैं, क्रोमा का मीनिंग होता है कलर, राइट. तो जब हम किसी भी सब्सटेंस में से उसके कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, या उस मेथड को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. तो जब भी कोई कलर्ड कंपोनेंट अपने सॉल्वेंट में मिक्स होता है तो उस सॉल्वेंट से उसको सेपरेट हम कर देते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड की हेल्प से. तो लेट्स सी द वर्किंग. सबसे पहले हम एक जार लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो ग्लास जार होता है, सो दैट हमको थ्रू आउट देखने में ईजी हो, ठीक है. तो ये ग्लास जार में हमने लिया है सॉल्वेंट. इसमें सॉल्वेंट हम अलग अलग टाइप के ले सकते हैं, ठीक है. वाटर भी ले सकते हैं, वाटर के साथ मिक्सचर हम ले सकते हैं इथेनॉल एंड एसीटोन का, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे एक क्रोमेटोग्राफी पेपर. इंस्टेड ऑफ पेपर हम लोग सिलिका जेल को भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हायर क्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है. अभी हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर से देखेंगे. पेपर में नीचे का यहाँ पे अगर हम देखिए पेपर में नीचे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के वी विल मार्क 1 पॉइंट, और उसमें हम एक इंक की हेल्प से स्पॉट लगा देंगे. ये इंक अगर फाउंटेन पेन का है या जेल पेन का है या स्केच पेन का है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये वाटर के साथ डिज़ोल्व हो सकता है, राइट. तो हम इस पेपर को इस सिचुएशन में रखेंगे कि पेपर के जस्ट नीचे या स्पॉट के नीचे हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे हमें दिखाई दे, राइट. जैसे जैसे वाटर ऊपर, क्योंकि फिल्टर पेपर टाइप का ही ये क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, जैसे जैसे वाटर को वो एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जो स्पॉट में जो कलर है, आपको पता है कोई भी एक कलर, जैसे ब्लैक स्केच हम देखते हैं तो दैट इज़ नॉट ओनली ब्लैक कलर, ब्लैक में भी बहुत सारे कलर होते हैं. तो उन सब कलर्स को ही हमको सेपरेट करना है इस मेथड में, ठीक है. तो हम देखेंगे जैसे जैसे ब्लैक कलर भी वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ डिज़ोल्व होके मिक्स होके ऊपर की तरफ जाएगा. जो कंपोनेंट, वो कलर्ड कंपोनेंट जो वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, वो सबसे पहले वाटर के साथ साथ ऊपर चला जाएगा, ठीक है. तो हमें 3 से 4 जगह या 2 से जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे उसमें, उतने हम लोगों को अलग अलग स्पॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है. अलग अलग स्पॉट्स जो दिखाई देंगे उसी के बेसिस पर हमको पता चलेगा कि कौन कौन से कलर्ड कंपोनेंट उस पर्टिकुलर स्पॉट में या उस पर्टिकुलर इंक में प्रेजेंट थे. इस तरीके से हम उस कलर को सेपरेट कर लेंगे फ्रॉम इट्स मेन मिक्सचर, ठीक है. तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, जहाँ पे फिल्टर पेपर, यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी पेपर यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें एक स्पॉट लगा दिया गया है, और वो स्पॉट कैसे अलग अलग जाके सेपरेट हो चुका है, ठीक है. अलग अलग होने का मतलब ही ये है, हमको जो सेपरेट करना था वो हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है. अगर इसके एप्लीकेशंस हम देखें तो जब डाई में से हमें कलर्स को सेपरेट करना होता है, वो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है. उसके बाद जो नेचुरल कलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जो कि प्लांट्स को अलग अलग टाइप से कलर देता है. जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो ग्रीन कलर देता है, ठीक है. उसके बाद ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है, वो फ्लावर्स को कलर देता है. तो ये अलग अलग कलर के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो उसको भी हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं. टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से जब ड्रग्स को सेपरेट करना होता है तो भी ये मेथड हम यूज़ करते हैं. इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा डोपिंग टेस्ट होता है, जब एथलीट्स दौड़ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले डोपिंग टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है. वो इसीलिए करवाया जाता है जिससे कि पता चल जाए कि उन्होंने कोई ड्रग्स तो नहीं लिए हैं, ठीक है. तो उनके ब्लड को टेस्ट करके पता चल जाता है कि वेदर दे हैव डन एनी ड्रगिंग और नॉट. अब नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन का मेन जो प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो कि मिसिबल होंगे, ठीक है, ऐसा लिक्विड जिसमें कि कंपोनेंट्स मिसिबल है, मिक्स है आपस में, उसमें से हमको सबको सेपरेट करना है, तो हम डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करते हैं. इसमें ये कंडीशन होती है कि दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस एटलीस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है. तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं वाटर और एसीटोन, ठीक है.
वाटर और एसीटोन में हमको इन दोनों को सेपरेट करना है। इसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है होता है 100 डिग्री सी, वेयर एज एसीटोन का टेम्परेचर होता है 56 डिग्री सी। तो नाउ यू कैन सी 100 में से 56 माइनस होगा तो वो 25 से ज़्यादा आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं डिस्टिलेशन। अगर ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दैट इज़ नॉट मोर देन 25, अगर ये 25 से भी कम है तो इसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करते हैं। वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है हमारे पास, ये वाला, राइट। ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसमें हम लोगों ने ले लिया है अपना मिक्सचर दैट इज़ मिसिबल, 2 मिसिबल लिक्विड्स का, चाहे वो वाटर हो, एसीटोन हो या और भी कुछ हो सकता है, वाटर इथेनॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि एसीटोन का टेम्परेचर कम होता है, जब इसको हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम वाला पहले रीच होगा, 56 होगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक थर्मोमीटर फिट कर दिया है। थर्मोमीटर इसलिए फिट करते हैं जिससे कि हम टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो जैसे ही 56 टेम्परेचर पे ये रीच करेगा तो इसमें से एसीटोन इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इवापोरेट होके वो जाएगा फ्रैक्शनेटिंग यहाँ पे कॉलम में, जिसके अंदर छोटे छोटे ग्लास के बीड्स होते हैं। ये कॉलम की हेल्प से क्या होगा कि जो वेपर्स होंगे उसको सरफेस मिल जाएगा लिक्विड में चेंज होने के लिए, राइट। तो ये जो एसीटोन के वेपर्स है ये लिक्विड बन जाएंगे और उसके बाद इधर कंडेंसर की हेल्प से यहाँ पे हमारे पास प्योर एसीटोन आ जाएगा। वेयर एज यहाँ पे अब मिक्सचर में क्या बच जाएगा, वाटर, क्योंकि उसको इवापोरेट होने का टाइम नहीं मिला है बिकॉज वी हैव मेंटेन्ड द टेम्परेचर एट 56 डिग्री सी। अगर ये हम थर्मोमीटर को यूज़ करके टेम्परेचर को मेंटेन ना करें तो क्या होगा, 56 टेम्परेचर भी रीच करेगा, उसके बाद 100 डिग्री भी हो जाएगा और इस तरीके से अगेन जो हमारा मिक्सचर था वो वाटर और एसीटोन दोनों ही इवापोरेट हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मतलब रिजल्ट आएगा उसमें वाटर और एसीटोन दोनों ही मिक्स होके आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम थर्मोमीटर रखते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अभी यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है कि ये अगर सिर्फ 2 लिक्विड्स में हम लोगों को डिस्टिलेशन मेथड करना है तो तब हमको इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कॉलम की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमें फ्रैक्शंस में सब्सटेंसेस चाहिए। मान लीजिए 3 से 4 सब्सटेंसेस हैं, लिक्विड्स हैं, उसका मिक्सचर हमको सेपरेट करना है, तो उन चारों को सेपरेट करने के लिए हमें अलग अलग फ्रैक्शंस में सेपरेट करना पड़ता है, तब हमें ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज़ यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ होता है जो कि वेपर फॉर्म को कंडेंस करता रहता है लिक्विड में और हमारे पास एसीटोन के वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम कब यूज़ करेंगे, जब 2 से ज़्यादा हमारे पास लिक्विड्स है जो कि मिक्स्ड है और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से कम है, उसका जो टेम्परेचर में डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में वो 25 से कम है, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये मेथड कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम में, एयर में, इन सबको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा होगा पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं और उसमें सेपरेशन के बाद हमें मिलता है पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती है और वहाँ पे भी हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर के जितने भी गैसेस हैं उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यू नो एयर में आर्गन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं, इनको हमको सेपरेट करना है। तो उसका सेपरेशन शो करने के लिए मैं आपको एनसीईआरटी का जो हमारा बहुत अच्छा बढ़िया सा डायग्राम है उसी से एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप उसको देखिए। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हम एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गैशियस एयर को फिल्टर करके इस चैम्बर के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था ऑलरेडी। तो जब उस गैस के पार्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है तो वो स्पेस यहाँ से कम हो जाता है, ठीक है। स्पेस कम हो जाने की वजह से ये थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है। आफ्टर दैट इस एयर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे वाले चैम्बर में। इस चैम्बर में क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, मतलब एकदम फ्रोज़न वाटर यहाँ से जा रहा है सो दैट ये चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो कम हो पाए। जितना कम टेम्परेचर होगा और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी जल्दी हमारा गैशियस एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आ गया हमारा कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। यहाँ से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ड्राई आइस की फॉर्म में, मतलब सॉलिड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा,
राइट। अब ये सॉलिड की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा बाहर आ चुका है, बचता है यहाँ पे बाकी की गैसेस। यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपेंशन जेट है जो कि लिक्विड एयर को आगे ट्रांसफ़र करेगा, और लिक्विड एयर में जितने भी अलग अलग फ्रैक्शंस है लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से अलग अलग फ्रैक्शन में सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद ये वाला लिक्विड चला जाता है आगे, जहाँ पे अब बचा है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन। अब ये लिक्विड ऑक्सीजन चाहे लिक्विड में रहे या इसको हम गैसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन भी आ गया है या गैशियस ऑक्सीजन भी आ गया है, एंड वी हैव सेपरेटेड आउट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस मेथड को यूज़ करके हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं या उसमें से जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखें जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी है, तो उसको हमें सेपरेट करना होता है जब यूज़फुल सब्सटेंस में, तब भी हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं। और कोई भी ऑर्गेनिक जूस बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं प्रोसेस को। और एट द लास्ट एयर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड हम मेनली यूज़ करते हैं जब किसी भी सॉलिड में से हमको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है तब, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता है शुगर है, चीनी, राइट। तो शुगर के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती है, तो हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज़ करके उसके क्रिस्टल्स बना लेते हैं, एंड ऑल द इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉल्वेंट। जो भी हम उसमें सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें उसकी इम्प्योरिटीज़ नीचे ही रह जाते हैं, और क्रिस्टल ऑफ शुगर इज़ रिमूव्ड असाइड। तो यहाँ पे हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड देखेंगे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में, जो कि इम्प्योर है, ठीक है। उसको सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिज़ोल्व किया जाता है और उसके बाद उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और कॉपर सल्फेट अब ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है सिर्फ वही बनते हैं और इम्प्योरिटीज़ नीचे ही रह जाती है, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये हॉट फॉर्म में होता है, तो बिल्कुल लिक्विड रहता है, ठीक है। इसके बाद जब हम उसको कूल डाउन कर देते हैं या आप पूरी रात के लिए छोड़ते हैं तो टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, तो वो अगेन इट फॉर्म्स द क्रिस्टल्स, और अब जो क्रिस्टल उसमें से बनेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉपर सल्फेट के ही क्रिस्टल्स होंगे। और इसके बाद हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं, जिसके बाद हमको इम्प्योरिटीज़ अलग मिल जाती है और क्रिस्टल्स अलग मिल जाते हैं। तो आप देखिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड इवापोरेशन से बेटर क्यों है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए तो उसको हीट ही किया था। अगर हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड को ना फॉलो करके इवापोरेशन करते हैं तो इवापोरेशन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली हमको हीट देना होता है किसी भी सब्सटेंस को। इतना हीट देने के बाद क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूट है वो कभी कभी जल जाता है, इट गेट्स चार्ड, ठीक है। तो हीट करने से वो जब जल जाता है तो उसका जो नेचुरल जो उसका प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इवापोरेट ना करके क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, इवापोरेशन मेथड में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में इतना ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं कि जब सॉल्वेंट को हम इवापोरेट करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में सॉल्यूट भी इवापोरेट हो जाते हैं, इसलिए हम इवापोरेशन को ना यूज़ करके क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। अब हम इसका देखते हैं एप्लीकेशन। तो हमें पता है समुद्र से हम लोगों को नमक मिलता है, तो उस नमक में, उस सॉल्ट में बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ होता है जिसको रिमूव कर दिया जाता है इसी मेथड से, ठीक है। उसके बाद एलम होता है फिटकरी, या आप देखें शुगर के भी क्रिस्टल्स हम बनाते हैं तो वो भी हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज़ करके ही बनाते हैं, राइट। नाउ द लास्ट वी है वाटर प्योरिफिकेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ये भी हम मेथड देखेंगे अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के डायग्राम से। अब हमारे पास मेथड आता है वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स, मतलब वाटर को प्योरीफाई करना है और उसके बाद सब घरों में पहुंचाना है। सबसे पहले यहाँ पर है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर मतलब एक वो स्टोरेज जहाँ पे बहुत सारा वाटर इकट्ठा है, लेकिन ये वाटर कैसा है, क्लीन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जितने भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं दे सेटल डाउन एट द बॉटम। उसके बाद जितना भी लिक्विड वाला पार्ट है दैट विल फ्लोट। ऐसा नहीं है अभी लिक्विड बिल्कुल क्लीन हो चुका है, इसमें भी कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स डेफिनेटली होंगे, तो ये सब चला जाएगा दूसरे लोडिंग टैंक में।
लोडिंग टैंक में भी कुछ देर के लिए इसको हम जस्ट स्टिल रखेंगे तो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो उसमें से भी सेटल डाउन कर जाएंगे और उसमें से क्लीन लिक्विड आगे चला जाएगा। फिल्ट्रेशन टैंक में हम देखते हैं फाइन सैंड है, ग्रेवल है, कोर्स ग्रेवल। ग्रेवल मतलब वो छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, राइट। तो हम देखते हैं, जब देखिए आप यहाँ पे छोटे छोटे अगर ग्रेवल्स यहाँ पे हमने रखे हैं, जब वाटर यहाँ से आएगा तो बीच बीच में से स्पेस में से वाटर निकलता रहेगा, जो कि वाटर के साथ जो भी छोटे छोटे कंकड़ या कुछ भी हल्का फुल्का कोई सैंड पार्टिकल होगा तो इन पत्थरों के बीच में वो अटक अटक के पानी को आगे भेज देगा। इस तरीके से फिल्ट्रेशन टैंक से भी पानी क्लीन होके, वाटर क्लीन होके चला जाता है आगे क्लोरिनेशन के लिए, जिसमें कुछ भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरिनेशन टेक्निक। नाउ द वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ फ्री टू रीच द होम्स। तो इस तरीके से अब ये साफ़ वाला पानी चला जाता है घरों में और इसी के साथ हम लोगों का ये सेपरेशन मेथड कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने अगर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन ये सारे टेक्निक्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एक लिंक जिसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू एंड स्टे सेफ।